हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 1919 से। यानी कि हम लोग पहले के जो लेक्चर्स थे मॉडर्न हिस्ट्री के वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, वो चंद प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा ईयर था कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री का, 1919 ईयर है। और इसमें हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं किससे, वर्ल्ड वॉर से। तो हम लोग इसको आज की जो आज का मतलब आज का लेक्चर है उसमें हम लोग आज से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। तो ये सभी जितने भी हम लोग बात करें, रॉलेट एक्ट हुआ या फिर जलियांवाला बाग हुआ और खिलाफत मूवमेंट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं। तो क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो ओटोमन एम्पायर था वहाँ पे उलीमा से लिंक करवा देंगे हम लोग, तो फिर ये जैसे भी हमारे ये 3 टॉपिक्स हैं ये सब जुड़े हुए हैं किससे, वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। तो अगर वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। और ये दोनों ये लड़ा जा रहा था किन किन के बीच में, ये लड़ा जा रहा था एलाइड पावर के बीच में और एक्सेस पावर के बीच में। तो एलाइड पावर में हम लोग बात करें कौन कौन सी कंट्री थी, तो अभी मैं आपको पूरी लिंकिंग समझा दूंगा कि कैसे रोलेक्ट एक्ट जुड़ा हुआ था किसके साथ, वर्ल्ड वॉर वन के साथ। तो जैसे एलाइड पावर थी तो एलाइड पावर के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती थी, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, जापान हुआ, संयुक्त सोवियत संघ हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हुआ। तो कुछ कंट्रीज अभी इंटरचेंज हो जाएंगी आने वाले समय में। मतलब अभी कुछ कंट्रीज इसमें अलाइड पावर में थी, कुछ एक्सेस पावर में चेंज हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी आगे चल के, जब वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ेगा जब। तो एक्सेस पावर में कौन कौन सी थी, एक्सेस पावर में हमारे पास जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो ऑस्ट्रिया है, जो वाली ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में पड़ती है, हंगरी, बुल्गारिया या फिर तुर्किया जिसको ओटोमन एम्पायर भी बुलाते थे। तो इन दोनों के बीच में हम लोग बात करें वर्ल्ड वॉर वन हुआ। और अब हम लोग किसके साइड थे, अगर हम लोग बात करें, हम अपनी बात करें तो एलाइड इन पहले मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा कि जो वर्ल्ड वॉर वन था उसमें जीता कौन था। तो वर्ल्ड वॉर वन में एलाइड पावर जीती थी और हम लोग किसके साइड थे, तो हम लोग साइड थे किसके, ब्रिटेन के। क्योंकि भैया ब्रिटेन की जो कॉलोनी, हम इंडिया की थी पहले, ब्रिटेन की कॉलोनी तो थी। तो हम लोग बात करें कि जो ब्रिटेन था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था नहीं, मतलब पावरफुल तो था एज एक्सपेक्ट देखा पावरफुल थे, बट एज हम लोग बात करें उनके पास ना ही पॉपुलेशन है, क्योंकि उनकी कंट्री है बहुत ज़्यादा छोटी, ना ही उनके पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ना ही उनके पास इतनी बड़ी एरिया है, इवन की अभी भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है उनकी। तो इन्होंने सोचा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी कॉलोनीज़ वगैरह हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से लोगों को भर्ती करेंगे और वॉर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे कि हम लोग जीत सकें। तो ये सीन चल रहा था। इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने इनकी जो ब्रिटेन की जो जितनी भी कॉलोनीज़ वगैरह थी वो सभी की सभी इकट्ठी की, यानी कि अपने कॉलोनीज़ में जहाँ जहाँ रहते थे तो वहाँ पे लोगों से कहा, चाहे वो इंडोनेशिया हो, घाना हो या फिर अफ्रीका हो या फिर इंडिया हो, सब जगह पे गए और इन्होंने यहाँ के यंगस्टर्स को, क्या यंगस्टर को लालच दी, किस चीज़ की लालच दी, पहली लालच पहली लालच दी सैलरी। तो पहले के समय में ये होता था कि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजों को सैलरी दे रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल दे रहा है, 16 रुपये दे रहे हैं, तो इंडियंस को कितने देंगे, 8 रुपये देंगे। तो इन्होंने कहा कि अब आपके साथ वो नहीं होगा, अगर आप हम लोग हमारा साथ देते हैं तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, जितनी अंग्रेजों को मिल रही है उतनी कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या कही, प्रमोट कर देंगे आपको, तो जिससे कि आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी क्या कही, पेंशन। पेंशन अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो जो सर्विस होती है, सर्विस देने के बाद फ्री में पेंशन मिलती है, यानी कि हम लोग बात करें जितनी सर्विस दे दी, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलने लगती है। तो फिर पेंशन इन्होंने कहा कि आपको जीवन भर आपका जीवन मतलब सुखों से भर देंगे, आपको पेंशन देंगे। चौथी कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस कैसे, कि आप लोग जब तक जंग में रहेंगे उसका हम लोग पैसा आपको एक्स्ट्रा देंगे। और पांचवी चीज़, हम लोग देंगे आपको क्या, सम्मान देंगे। और इन्होंने कहा कि भैया अपने देश में जो आप लोग कंट्री में रहते हैं, जैसे इंडिया हुई, तो यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को अच्छी हम लोग सर्विस देंगे और सब कुछ देंगे आपको, जो आप लोग मांग कर सकें हम लोग सबको देंगे। तो उन्होंने ये बात रखी।
तो इंडिया में इन्होंने बेसिकली रिक्रूटमेंट कैसे किया, तो जाति के बेसिस पे और एरियाज़ के बेसिस पे। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे जाट रेजिमेंट हो गई, राजपूत रेजिमेंट हो गई, तो कुछ जात वगैरह मतलब इन्होंने कास्ट वगैरह उठा ली। और कुछ जम्मू कश्मीर रेजिमेंट हो गई, जैसे कि कुछ एरिया जैसे एरिया वाइज़ उठा लिया इन्होंने। तो कौन-कौन सी कास्ट वगैरह थी, तो मेन अजगर के नाम से आप लोग निमोनिक बना सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया से कौन-कौन उठाया इन्होंने, जैसे कि हमारे कौन हुए, अहीर हुए, जाट्स हुए, गुर्जर हुए, राजपूत हुए। तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया की ये वाली बेल्ट जहाँ-जहाँ काले पेन से ये मार्कर है, ज़्यादातर ये लोग कहाँ से आते हैं, इस वाले एरिया से आते हैं। और हम लोग बात करें कि और इन्होंने किसके मतलब अपने अंदर इंक्लूड किया, गोरखा हुए, मराठा हुए, सिख हुए और मुस्लिम्स में पठान्स वगैरह हुए, तो इनको इनकी रेजिमेंट वगैरह बना दी। तो इतने लोगों ने ना उठा लिए, इन्होंने कहा भैया अच्छा-अच्छा देंगे, भैया ठीक है, आप लोग बस हमारे लिए लड़ना और अच्छे से, और हम आपको अलग-अलग जगह रिक्रूट करा देंगे, मतलब अलग-अलग जगह भेज देंगे। इंग्लैंड हुआ या फिर अफ्रीका हुआ, घाना हुआ, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी आपको भेज दिया जाएगा, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इन्होंने कहा भैया, जितने लोग थे सब लोगों ने भर्ती ले ली उन्होंने। इन्होंने कहा ठीक है भैया, हो जा रहा है भर्ती, भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद गए कहाँ पे, युद्ध लड़ने गए। बाद में हमने देखा कि 1918 में क्या हुआ, 1918 में युद्ध जीत गए हम लोग, मतलब एलाइड पावर्स युद्ध जीत गईं, तो हम लोग के ब्रिटेन की साइड थे, तो हम लोग युद्ध जीत गए। तो अब हमारे क्या हुआ, 50 से 60 हज़ार सैनिक हमारे मर गए, यानी कि 1.5 लाख के करीब लोग गए थे, डेढ़ 2 लाख रुपए, डेढ़ 2 लाख लोग गए थे। उनमें से 50-60 हज़ार सैनिक हमारे मर गए, और जितने 50-60 हज़ार बचे थे तो वापस आए भैया। अब वापस आए तो इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा, भैया आपने प्रोमिसेस किए थे, अब क्या हुआ उनका? इन्होंने कहा कि हाँ भैया दे देंगे, कुछ दिनों में दे देंगे। धीमे-धीमे 1-2 महीने बीत गए। अब भैया इन्होंने कहा कि भैया फिर दोबारा पहुँचे अंग्रेज़ों के पास, भाई साहब कुछ करिए। इन्होंने कहा कि करते हैं भैया कुछ, काहे के लिए चक्कर में पड़े हो? फिर कुछ दिन रुके, फिर उन्होंने कहा कि भैया हमने जितनी वादे किए थे सब फॉल्स प्रोमिसेस थे, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, बस। ये लोग गुस्सा हो गए भैया। अब जो जो अहीर, जाट वगैरह ये मतलब जितने लोग थे हमारे, जो आर्मी मैन थे, जो कि सेना में भर्ती हुए थे, इनका ये ऑफ़र सुन के भड़क पड़े बहुत कस के। उन्होंने कहा भैया ऐसा है तुम हमारे साथ होशियारी करोगे? ये लोगों ने बहुत भयंकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने जहाँ अंग्रेज़ों के बंगले दिखे, प्रॉपर्टी दिखी, अंग्रेज़ जहाँ दिखे पेल दिए जाएँ। वहाँ पकड़े उन्हें और पटक के मारे उन्हें, और उनकी प्रॉपर्टी जला दें, ज़मीन जायदाद जला दें उनकी। तो ये सारा सीन देखने को मिल रहा था। अरे भैया अंग्रेज़ बड़े परेशान, इन्होंने कहा भैया मुश्किल से तो हम लोग यहाँ से बचा के आए थे, यहाँ से युद्ध हुआ था और इतने रिसोर्सेज़ खर्चा हो गए हमारे, और ये लोग और ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं। तो अब इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने एक कमेटी बनाई, फिर उन्होंने एक ब्रिटिश जज की कमेटी बनाई, तो उस ब्रिटिश जज का नाम क्या था? मतलब उन्हें हेड बनाया, और उनका नाम क्या था? सिडनी रोलेट। अब आप लोग समझ रहे होंगे रोलेट एक्ट कहाँ से आया होगा। तो एक कमेटी बनाई, जिनका ना कौन-सी कमेटी बनाई? रोलेक्ट कमेटी बनाई गई, और रोलेक्ट कमेटी ने उसके हेड कौन थे? जज थे, ब्रिटिश जज थे, और उनका नाम क्या था? सिडनी रोलेक्ट। तो उन्होंने एक कानून बनाया, उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा भैया ऐसा कानून बनाओ कि जितना ये विद्रोह हो रहा है, ये सब के सब दब जाए। तो उन्होंने बनाया, क्या बनाया? रोलेक्ट एक्ट बनाया। क्या बनाया? रोलेक्ट एक्ट बनाया। तो हमने देखा कि हमारा जो रोलेक्ट एक्ट था वो पास हो चुका था, कब हो गया था पास? और 18 मार्च 1919 को। तो ये हमारा ये जो लॉ था, रोलेक्ट एक्ट का लॉ था, ये इम्प्लीमेंट हो गया था। अब इसमें ये था, अब इस लॉ के अंदर था क्या, यानी कि अगर आप लोग जो इंडियंस हैं अगर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो उन्हें उन्हें बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, यानी कि कोर्ट में बिना पेश ही नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे सरकार उन्हें 2 साल की, मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा दे सकती है। और अगेंस्ट जा रहा है तो ठीक है, कोई एक्शन का तो ठीक है, पर अगर उन्हें लगता है कि आप उन्हें शक के बिना पर भी वो आपको 2 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो अब ये कानून कैसा था? बिल्कुल काला कानून था। गांधी जी ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा, ब्लैक कानून कहा इसे। यानी कि हम लोग बात करें, इसमें इतनी बड़ी दिक्कत थी, और इसमें उस समय पे एक टैगलाइन भी बहुत पॉपुलर हो रही थी, नो दलील, नो वकील, नो अपील। तो आप लोग अपील कब करते हैं? जब आप लोग कोर्ट में जाते हैं। तो जब अपील नहीं कर पाएँगे तो फिर वकील कहाँ से करेंगे? और जब वकील नहीं करेंगे फिर दलील कहाँ से देंगे? तो इस वजह से ये टैगलाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस समय पर। भैया बहुत विरोध हुआ पूरे देश भर में इसका, बहुत ख़राब एक्ट है, बहुत ख़राब एक्ट है, बहुत ख़राब एक्ट है। पूरे देश भर में इसके खिलाफ मतलब विद्रोह हुआ, और फिर हम लोग बात करें, सब लोग बुरा-बुरा कह रहे थे इसके बारे में।
और धीमे-धीमे हुआ क्या है कि धीमे-धीमे जब ये एक्ट हो गया, तो लोगों को हज़ारों लोगों को एक साथ जेलों में भरा जाने लगा। तो भैया जब इतने सारे लोगों को भरा जाने लगा, तो भैया लोग थोड़े ठंडे पड़ गए उस समय पर। फिर पर एक जगह पे बहुत ठंडा नहीं पड़ रहा था, वो था कहाँ पे हमारा, जो हमारा पंजाब वाला रीजन। और यहीं से हमारा लिंक हो जाएगा क्या, रोलेक्ट एक्ट से जलियांवाला बाग हमारा लिंक हो जाएगा। तो आपको ये जहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जहाँ पे हमारा आजकल अमृतसर है और कुछ हिस्सा हमारा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है। तो हम लोग बात करें, इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, लाहौर हुआ करती थी। और यहाँ पे 2 भैया 2 बहुत लीडर बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें असर ही नहीं पड़ रहा था कि भैया क्या रॉलेट एक्ट क्या है। ये लोग अपनी रैली निकाले जा रहे हैं, खूब हंगामा मच रहा है वहाँ पे पंजाब में, पूरे देश में ठंडा पड़ गया है। पर जो पंजाब वाला रीजन है उस समय पर वहाँ पे तो फिर और ही कुछ सीन चल रहा था भैया। तो इतना बवाल मच रहा था कहाँ, पंजाब में। तो हम लोग बात करें, वहाँ के 2 लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे जो कि आंदोलन कर रहे, रैली पे रैली निकाल रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो वो कौन से थे? सबसे पहले थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे कौन से थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये 2 हमारे बड़े-बड़े नेता थे जिन्हें कब 10 अप्रैल 1919 को जेल में भेज दिया गया। तो हम लोग बात करें कि हमारा जो लॉ था वो मतलब ये रोलैक एक्ट था वो 18 मार्च 1919 को इम्प्लीमेंट हो गया था। और इन लोग ये 10 अप्रैल को ये क्या कह रहे थे, इन्हें जेल के अंदर कैद कर लिया गया। तो भैया लोग भड़क पड़े भैया कि भैया हमारे लीडर को आप कैसे उठा के ले जाएंगे। तो जैसे ही भीड़ भड़क पड़ी तो फिर उन लोगों ने जो पुलिस वाले थे, आर्मी वाले थे, उन्होंने डंडा चार्ज कराया और वो सबको भगा दिया। तो अब जब ये लोग भाग रहे हैं तो ये लोग सोच रहे हैं कि भैया अब कैसे करके हम अपना आंदोलन चलाएं कैसे, ये लोग इकट्ठा ही नहीं होने दे रहे यार हमारे। अब भैया पहले क्या था कि एक तो पहले हमें जबरदस्ती भर्ती कर लिया और ऊपर से हम कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे, और जब बेनिफिट नहीं दे रहे और फिर हमारे लीडर्स को भी अब कैद कर रहे हैं। तो 10 अप्रैल को हमने देखा तो सत्यपाल साहब को और सैफुद्दीन साहब को, दोनों को उठा लिया गया मतलब पुलिस वालों के द्वारा, अंग्रेजी पुलिस वालों के द्वारा उठा लिया गया। तो अब लोग भड़क पड़े, उन्होंने कहा भई हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम 13 तारीख को मिलेंगे तुम्हें दोबारा। इन्होंने कहा कि भैया 13 तारीख को बैसाखी का मेला है, वहाँ जाके प्लानिंग करेंगे। अब भैया कोई भी सरकार हो ज़्यादा किसी के कल्चरल सेंटिमेंट के साथ नहीं खेल सकती है। तो वो मेला कंपल्सरी था कि होका ही रहता बैसाखी का मेला। तो वो 13 तारीख को बैसाखी का मेला होना था। इन्होंने कहा कि भई मीटिंग करेंगे। अंग्रेज़ों को कौन-सा पता चल रहा है कि भैया कि हम ही लोग क्रांतिकारी हैं। तो इन्होंने ठीक है प्लान बना लिया। अब हम लोग बात करें जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी सीएम वगैरह चलते हैं, उस समय पर क्या चलते थे, लेफ्टिनेंट जनरल चलते थे। तो हम लोग बात करें कि उस समय पंजाब के जो हमारा इंडिया था, जैसे कि हमारा इंडिया कितने अलग-अलग 28 राज्यों में बँटा हुआ है। उस समय पे जब पंजाब था वो सॉरी पूरा इंडिया था वो 17 टेरिटरीज़ में बँटा हुआ था। उनमें से एक थी पंजाब। तो उधर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे उस समय के? माइकल ओडायर। कौन थे? माइकल ओडायर। तो यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना आप। तो ये वही जनरल डायर नहीं है, ये दूसरे वाले माइकल ओडायर हैं। तो उन्होंने कहा क्या कहा, इन्होंने दिमाग लगाया कि भैया अगर हमें पता है कि भैया इन्हें टिप लग गई थी कि भैया के जो क्रांतिकारी हैं वो अटैक करेंगे। उन्होंने कहा कि कौन इन लोग के चक्कर में पड़े, अगर ज़्यादा कुछ फँसते हैं तो अगर हम लोग ऐसा तो है नहीं है कि त्योहार कैंसल करा देंगे, क्योंकि सेंटिमेंट के साथ खेल नहीं सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे अमृतसर में जो बैसाखी का मेला था वो लगना था। तो इन्होंने कहा कि भैया दिमाग लगाए, इन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को, कब? अभी मामला ठंडा नहीं हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ कि ये जो दोनों लोग थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल साहब, हमारे ये क्या था, इन्हें जेल हो गई थी। और 11 ही उसी के अगले दिन इन्होंने दिमाग लगाया, किसने? माइकल ओडायर ने। किसने? माइकल ओडायर ने दिमाग लगाया कि हम क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन दे दे रहे हैं किसको? पंजाब का पूरा शासन दे दे रहे हैं फौज को। कब? 11 अप्रैल 1919 को। तो इन्होंने डिसाइड किया, तो इन्होंने अपना जितना भी कमांड थी वो किसे दे दी? फौज को दे दी। और जो ब्रिगेडियर और फौज ने एक आदमी को भेजा जिनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर जनरल, क्या नाम लिखा है? यही वो वाले डायरन है, रेजिनॉल्ड डायर। तो इसकी स्पेलिंग और उनकी स्पेलिंग अलग है, DYER, और इनकी DWYER है। तो अब यही है हमारे वही जनरल डायर जिसने कि खुलेआम गोलियां चलवाई थी 15 मिनट तक जलियांवाले बाग के अंदर। तो अब प्रशासन इनके पास में आ गया। इन्होंने कहा, जनरल ओडायर ने, जब इन लोगों की मीटिंग हुई माइकल ओडायर की और जनरल वो इनकी ज्वाले डायर की, जनरल डायर की, तो इन्होंने इनसे कहा कि भैया आप ही संभालिए, अब आपको जो समझ में आया देखना अपना, अगर हंगामा नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी मिला के जिन्हें जो समझ में आए, जिसे मारना मारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस हंगामा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बखेड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए बस।
ये कहा किसने? माइकल ओडायर ने इनसे जनरल डायर से कहा हमारे। तो हम लोग इन्हें सहूलियत के लिए जनरल डायर बोल दे रहे हैं अभी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जिसके वजह से। और इसमें आप लोगों को उधम सिंह की कहानी भी अभी सुनने को मिलेगी आप लोगों को, जो कि आप अभी प्रेजेंट समय में कुछ समय पहले मूवी वगैरह भी आई थी उनके ऊपर। तो हम लोगों ने अब देख लिया था कि भैया पावर किसके हाथ में आ गई थी। ब्रिगेडियर रिगोनाल्ड डायर के पास में आ गई थी पावर। तो ये क्या थे? आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल थे। अब हम लोग कंडीशन समझते हैं जलियांवाला बाग की। तो जलियांवाला बाग हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है कि यहाँ पे आप लोग को पीछे, पहले मैं थोड़ा हथियार वगैरह निकालूं अपने। हम्म, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने जलियांवाला बाग की। तो सबसे पहले आगे तो हमें ये ऐसा गोल सा हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है, ये एरिया पार्क वाला एरिया है। यहाँ तीन ओर से ये बिल्डिंग्स वगैरह घिरी हुई है हमारी आसपास से। और ये सामने से बनी हुई है कहाँ पे? ये बड़ी बड़ी सी बाउंड्रीज वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे केवल एक मेन एंट्रेंस गेट है, ये वाला। तो ये वाला केवल गेट है। तो फिर हुआ क्या वहाँ पे? अब भैया जो हम लोग बात करें किसके पास, हमारे जो जनरल डायर थे, इनके पास टिप लगी कि भैया जो क्रांतिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्रांतिकारी इन्हीं लोगों में मिल गए थे यहाँ पे मिल गए थे, मतलब लोगों के साथ में। तो फिर इन्हें खबर लगी कि भैया कैसे भी करके जो क्रांतिकारी हैं वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जो अपना रोल एक्ट है इसको विरोध कैसे करें। तो अब इन्हें जैसे ही पता चला, तो जो जनरल डायर थे वो अपने आदमियों के साथ पहुंचे, यहाँ मेन एंट्रेंस में पहुंचे। तो फिर मेन एंट्रेंस में पहुंचने के बाद इसे चारों तरफ से अपनी मतलब चारों तरफ फील्ड कर मतलब तैनात कर दिया अपने सैनिकों को। और फिर उसके बाद क्या किया? 15 मिनट तक दोस्तों गोलियां चलाई गई, बरसाई गई। और हजारों लोगों को मार दिया गया, इवन कि हजारों लोगों से। और अंग्रेजों का क्या कहना था? 400 लोगों को मारा गया। हजारों लोगों को मारा गया। 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चली, तक 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 तक। 15 मिनट तक गोलियों से भूंज दिया गया लोगों को। उसके बाद हम लोग बात करें कि 1 सेकंड में लोगों को लगता है कि कब मर जाता और पता ही नहीं चलता। तो 15 मिनट तक लगातार गोलियां चली और बहुत से लोग, भगदड़ मच गई। कुछ लोग तो भगदड़ की वजह से ही मर गए, दब के मर गए कुछ लोग। और कुछ लोग बचे तो वो इस कुआं जो आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जलियांवाला बाग के अंदर कुआं है, तो इसके अंदर घुस गए। तो घुसने की वजह से, गिरने की वजह से मर गए बहुत से लोग। तो ऐसा ये सीन, इतना हाहाकार मच रहा था। इवन कि अगर आज के समय पे एक लोग मर जाए तो कितना हाहाकार मचता है। उस समय पे हजारों लोगों को जिंदा मार दिया गया। अरे भैया बड़ा बवाल हुआ। तो वहाँ पे क्या सीन चल रहा था कि उस समय पे एक कहानी जुड़ी हुई ये भी है कि वहाँ पे उधम सिंह नाम आप लोगों ने सुना होगा, मूवी वगैरह भी देखी होगी। तो उस समय पे हुआ क्या, ये बहुत छोटे थे। जब उस समय पर जब जनरल डायर वहाँ पे अंदर पहुंचे, तो फिर ये गेट किनारे पानी वगैरह पिला रहे थे सबको। तो इन्होंने देखा भाई ये गाड़ी के अंदर ये लोग कर क्या रहे हैं, ये भी उनके पीछे गए, अंग्रेजों के पीछे गए। उन्होंने देखा तो हल्के भगदड़ मच गई। तो ये वहीं पे समझ गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये कैसे भी करके वहाँ भाग भगा के बच गए, वहाँ से निकल गए। और इन्होंने वहाँ पे जब सब कुछ शांत हो गया, सब लोग चले गए, उसके बाद कसम खाई मिट्टी की कि हम कुछ भी करके इसे, जो माइकल ओडायर है, इससे कहीं न कहीं दुनिया भर में, जीवन में कहीं न कहीं ढूँढ के मार देंगे। तो फिर जो उधम सिंह थे, उन्होंने मार्च 1940 में लंदन के कैक्सन हॉल में जाकर जो हमारे माइकल ओडायर थे, इनको गोली से मार दिया। यानी कि मारा कैसे, ये काफ़ी मूवी वगैरह में बताया गया है कि एक बुक थी, उसमें बुक में गन का शेप रख के, उसमें गन रख के छुप के गोली से मारा था उन्हें। और फिर बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया कि बाद में उन्हें फांसी वगैरह दे दी गई। तो ये सीन था। अब आप लोग देख रहे हैं जलियांवाला बाग, अगर किसी ने, अगर कोई क्या वहाँ पे विज़िट किया हो तो कमेंट करके बता सकता है। वहाँ पे भैया इतना हाहाकार मचा, इवन कि अभी तक, अब मैंने साथ एक दिन वीडियो देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि दीवारों तक में अभी तक गोलियाँ हैं, कुएँ के अंदर तक गोलियाँ लगी पड़ी हैं। तो ये वाला सीन था वहाँ पे, इतना बुरा लोगों को मारा गया। अब इसके बाद क्या हुई, दुनिया भर में हाहाकार मच गया भैया कि भैया ऐसा-ऐसा हुआ कि इतने सारे लोगों का एक साथ मार दिया गया। अब हुई क्या, एक, अब भैया अंग्रेज़ों के ऊपर खुश तो बड़े थे अंग्रेज़, अब उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ने लगा। जो पूरे भारतवर्ष की जनता थी, उन्होंने कहा भैया हमें न्याय चाहिए। बड़े-बड़े आईएनसी के नेता थे भैया, वो भी अब प्रेशर दे रहे हैं अंग्रेज़ों को। उन्हें उन्हें लगा था इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर प्रेशर देने लगे बहुत कस के, भैया अब जो होगा, अब वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। ये सीन चल रहा था उस समय पर। तो ये सीन चल रहा था अभी तक। और जैसे ही जलियांवाला हमारा कांड हुआ, जलियांवाला मैसेकर कांड हुआ, इसके बाद जो भारत देश में इतना कलेश मचा, इतना कलेश मचा, तो हमारे जो रवींद्रनाथ टैगोर थे, रवींद्रनाथ टैगोर को एक वो मिला था, टाइटल वगैरह भी मिला था इन्हें, नाइटहुड का। तो इन्होंने वो टाइटल का कर दिया, वापस कर दिया अपना। और जो हमारे गांधी जी थे, उन्हें केसरे हिंद का टाइटल मिला हुआ था, इन्होंने भी वापस दे दिया भैया। तो जो रवींद्रनाथ टैगोर का जो टाइटल था नाइटहुड, तो इसके में होता है ये, सर लग जाता है। और जो केसरे हिंद है, तो इन्होंने, गांधी जी ने वापस कर दिया था। और जो हमारे वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें से सर शंकरन
नायर ने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जलियांवाला बाग का कांड का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भैया आप अब हम क्या करेंगे आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रह के, जब आपको कुछ डिसीजन करना होता नहीं है, तो आप लोगों को जब ऐसे ही मारना होता है। सब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। अब भैया बड़ा बवाल हुआ पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में, दुनिया भर में तो खैर नहीं, पूरे देश भर में बवाल हुआ। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अंग्रेज़ों को कैसे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कैसे भी करके जब इनके ऊपर दबाव पड़ा अंग्रेज़ों के ऊपर, तो इन्होंने 19 अक्टूबर अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर ने क्या करी, हंटर कमीशन क्या की, गठित की। इसमें 7 से 8 मेंबर थे, यानी कि इस कमीशन के अंदर 7 से 8 मेंबर थे, जिनमें 2 से 3 इंडियंस थे। और 46 दिनों के बाद इन्होंने रिपोर्ट जाहिर की। और रिपोर्ट में क्या आया? अब भैया आप लोग खुद सोचिए कि जब अंग्रेज़ों की सरकार चल रही है, तो ये 2-3 इंडियन का पर्सपेक्टिव देखा जाएगा इसके अंदर। तो फिर रिपोर्ट उन्हीं के फ़ेवर में आनी थी, तो ज़्यादा कुछ फ़ेवर में आई नहीं। तो इन्होंने रिपोर्ट में क्या निकला कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कंक्लूज़न पर निकले हैं कि हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। जो हमारे जनरल वो रेगुलर डायर हैं, इनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। भैया इतने हज़ार लोगों को मार दिया, और क्या मिल रहा है इन्हें? सस्पेंशन मिल रहा है केवल और केवल। लोगों की भैया माँग आने लगी है, मार दो इन्हें, फांसी दो, कम कम उम्र कैद की सज़ा दो। ऐसा कुछ नहीं किया। तो अंग्रेज़ समझ गए कि भैया कि अगर ये यहाँ पे रहा तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इसे रातों रात तड़ी पार करा दो। तो रातों रात तड़ी पार करा दिया गया। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। भैया बड़ा स्वागत हुआ इनका वहाँ पे। और इधर पे इंडियन सोचते रह गए भैया क्या होगा, क्या होगा। और फिर जब गांधी जी को पता चला कि हाँ ये सीन चल रहा था, तो गांधी जी ने भी कहा कि भैया आप छोड़ेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी करते हैं। और फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने के लिए वो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे खिलाफत मूवमेंट, अगर आपको पता होगा। तो ये गांधी जी अपने हथियार निकालेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल कर देंगे। और बस आज का लेक्चर हमारा केवल इतना ही है। तो अगले लेक्चर में हम लोग खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। उम्मीद है कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया हो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगर थोड़ी बहुत कहीं डाउट वगैरह लगे हों, या फिर वीडियो में कहीं ग्लिच वगैरह या प्रॉब्लम वगैरह समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, और मैं आपके लिए वो सॉर्ट आउट कर दूँगा। या हो सके तो मैं कमेंट में ही आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज़ वगैरह रहेंगे, तो उसमें आपको क्वेरीज़ वगैरह सॉल्व कर दूँगा। और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री थी, वो तो हम लोगों ने आई थिंक अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाली है। और जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, वो तो पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट करके डाल दिया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में भी आ रहा हो। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट लग रहा हो, तो आप बेझिझक होकर बता भी सकते हैं। और आगे के लेक्चर्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को में और विजिट भी कर सकते हैं।